गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं नूर फातिमा, प्रवक्ता उर्दू, डाइट प्रतापगढ़ से आप लोगों का इस टेट क्लास में जिसका सब्जेक्ट है उर्दू और उस उर्दू के उन्वान के तहत हम आज क़वायदे उर्दू के बारे में ज़िक्र करेंगे। आज का हमारा उन्वान है क़वायदे उर्दू। क़वायद लफ्ज़ कायदा की जमा है। किसी भी काम को ठीक ढंग से करने के लिए, सही तरीके से करने के लिए हमें उसूल और कायदे की बहुत ज़रूरत होती है। अगर उसूल और कायदे की पाबंदी न हो तो वो काम ठीक तरीके से नहीं होता। इसी तरह ज़बान को ठीक तरीके से, सही तरीके से बोलने के लिए, उसके तलफ़्फ़ुज़ को सही तरीके से अदा करने के लिए कुछ उसूल और कायदों की पाबंदी होती है। उसी को हम ज़बान का क़वायद कहते हैं। उसी उसूल और पाबंदी को हम ज़बान का कायदा कहते हैं, ज़बान के क़वायद कहते हैं। उर्दू क़वायद को माहिरीन ज़बान ने 5 हिस्सों में तक़सीम किया है। नंबर 1 है इल्म हिजा, नंबर 2 है इल्म सर्फ़, नंबर 3 इल्म नहव, नंबर 4 इल्म बयान, नंबर 5 इल्म उरूज़। आज हम इल्म हिजा का ज़िक्र करते हैं, जिसके तहत हमें हुरूफ़ ताजी, तलफ़्फ़ुज़ और एराब के बारे में जानकारी हासिल होगी। इल्म हिजा के मानी हुरूफ़ को अलग अलग करके उनके वाक़फ़ियत के हैं। उनको अलग अलग करके पढ़ना, अलग अलग हिज्जे करके उसको वाक़फ़ियत हासिल करना ही इल्म हिजा कहलाता है। इन हुरूफ़ को हुरूफ़ तहज्जी भी कहा जाता है। हुरूफ़ के हिज्जे करने की वजह से ही इसे हुरूफ़ तहज्जी भी कहा जाता है, क्योंकि बिना हिज्जे के या एक दूसरे से हुरूफ़ जुड़ नहीं सकते, मिल नहीं सकते, और अलग अलग करके पढ़ने को ही हुरूफ़ तहज्जी कहा जाता है, या हुरूफ़ के इसी मजमूए को हुरूफ़ अबजद भी कहा जाता है, यानी अल्फ़ाबेट। हुरूफ़ की 2 किस्में। हुरूफ़ की कितनी किस्में? हुरूफ़ की 2 किस्में हैं। नंबर 1 मुफ़रद, नंबर 2 मुरक्कब। मुफ़रद हुरूफ़, इन हुरूफ़ की तादाद 36 है, जो अलिफ, बे, पे से शुरू होकर बड़िए तक ख़त्म होती है। इसे हम मुफ़रद हुरूफ़ कहते हैं। मुफ़रद हुरूफ़ वो हैं जो अलिफ से लेकर बड़िए तक पढ़े जाते हैं, और अलिफ, वा और ये को हुरूफ़ इल्लत कहा जाता है, और जो बाकी हुरूफ़ होते हैं उसे हुरूफ़ सही कहा जाता है। तो इस तरह हमें हमारे टेट के एग्ज़ाम में, टेट के इम्तिहान में कुछ इस तरह सवालात बनते हैं कि माहिरीन ज़बान ने ज़बान को कितने हिस्सों में तक़सीम किया है। तो जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि माहिर ज़बान ने 5 हिस्सों में तक़सीम किया है ज़बान को, और वो कौन कौन से हैं ये भी बताया जा चुका है। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि हुरूफ़ की कितनी किस्में हैं। तो ऑप्शन, अगर आपको पता है हुरूफ़ की 2 किस्में होती हैं, जैसा कि आपको बताया गया है, हुरूफ़ की 2 किस्में हैं, मुफ़रद और मुरक्कब। या इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह से भी सवाल हो सकता है कि मुफ़रद और मुरक्कब किसकी किस्में हैं? लफ्ज़ की, इस्म की, सिफ़त की, ज़मीर की, तो और हर्फ़ की, तो हुरूफ़ की। तो आप जानते हैं कि मुफ़रद और मुरक्कब ये हुरूफ़ की 2 किस्में हैं, इसीलिए ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मुफ़रद हुरूफ़ की तादाद कितनी है? 36। इसकी कुल तादाद 36 है। यहाँ से भी कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। मुरक्कब हुरूफ़, अब आते हैं नंबर 2 आपका मुरक्कब हुरूफ़। इन हुरूफ़ की तादाद 14 है। मुरक्कब हुरूफ़ उसे कहते हैं जो एक हुरूफ़ दूसरे हुरूफ़ से मिलकर बनते हैं और दूसरी आवाज़ पैदा करते हैं। जैसे इसमें बे और ये दुचस्मिया हे है, इसीलिए ये भा। इसकी तादाद 14 है। आज हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हुरूफ़ उर्दू ज़बान में कुल 14 मुरक्कब हुरूफ़ हैं। भा, फा, था, ठा, झा, छा, धा, ढा, ढ़ा, खा, घा, ला, मा, ना, और इन्हें हकारी हुरूफ़ भी कहा जाता है। इस तरह से
मफ़रद हरूफ की तादाद 36 है और मुरक्कब हरूफ की तादाद 14 है। तो टोटल हरूफ कितने हो गए? 50, जिसमें कुछ माहिर ज़बान जो है इसे 51 इसकी तादाद मानते हैं, लेकिन यहाँ पर 36 और 14 50 हो रहे हैं। कुछ माहिर ज़बान 51 भी मानते हैं। ऑप्शन के ऊपर है कि अगर आपके ऑप्शन में 51 है तो आप 51 करेंगे, अगर 50 है तो आप 50 करेंगे। अब उर्दू ज़बान जैसा कि अपने नाम से ही वो क्लियर हो रही है, साबित हो रही है कि उसमें कई ज़बान के अल्फाज शामिल हैं, कई ज़बान के हर्फ शामिल हैं। उसमें अरबी, हिंदी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी सभी ज़बान के हरूफ शामिल हैं। इसमें इन ज़बानों के हरूफ मौजूद हैं जिसकी मिसाल दर्ज झेल है। नंबर 1 आपका बताते हैं, से, हे, ज़ाद, स्वाद, ज़ाद, तो, ज़ो, ऐन, काफ, ये इतने जो हरूफ हैं ये अरबी हरूफ हैं। और टे, डाल, अड़े ये खालिस हिंदी हरूफ हैं। जिस भी लफ्ज़ पर आपको टे, डाल, अड़े शामिल मिले, जिस भी लफ्ज़ में ये शामिल मिले और आपसे पूछा जाए, उस पर एक सवाल बने कि मुंदरजा झेल में दिए गए लफ्ज़ में, मान लीजिए लिखा जाए लड़का, लड़का में अड़े किस ज़बान का हरूफ है? तो ये हिंदी ज़बान का हरूफ है। सवाल इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि अब आपको ये जानकारी, टे, डाल, अड़े ये खालिस हिंदी हरूफ हैं। और जिस तरह लफ्ज़ दे के आपसे पूछा जाएगा हरूफ को अलग करके कि इसमें अड़े किस ज़बान का हरूफ है, तो आपको ये मालूम रहेगा तो आप ऑप्शन को सही कर लेंगे। अब आते हैं तीसरा क्या है, जे, फे, खे, गैन, अरबी और फ़ारसी। ये जे, फे, खे, गैन दो ऑप्शन कभी नहीं देगा, या अरबी फ़ारसी में से कोई एक ऑप्शन होगा कि मुंदरजा झेल में से दिए गए हरूफ में से कौन सा अरबी है और कौन सा फ़ारसी। इस तरह से या तो अरबी का ऑप्शन देगा या तो फ़ारसी का, या जे देकर पूछेगा कि ये किस ज़बान का हरूफ है। नंबर 1 होगा ऑप्शन आपका अरबी, दूसरा फ़ारसी, तीसरा हिंदी, चौथा अंग्रेज़ी। फ़ारसी नहीं होगा उर्दू का, तो आप दोनों में से एक ही ऑप्शन होगा जो कि सही होगा। अगर आपको फ़े देता है, क्वेश्चन में फ़े आता है कि फ़े किस ज़बान का हरूफ है, और आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है, उर्दू, अरबी, अंग्रेज़ी, हिंदी, तो आप अरबी पे लगाएंगे क्योंकि इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन ही होगा। और आप इसे बड़ा जे पढ़ते हैं और ये जे खालिस फ़ारसी है, ये सिर्फ़ और सिर्फ फ़ारसी हरूफ है। उर्दू में आए हुए अलग अलग ज़बानों के जो हरूफ शामिल हुए हैं उनकी जानकारी हमें हुई। अब हम तलफ़्फ़ुज़ पर आते हैं। तलफ़्फ़ुज़ किसे कहते हैं? ज़बान को सही तौर से इस्तेमाल यानी सही तरीके से अदा करना ही तलफ़्फ़ुज़ कहलाता है। और तलफ़्फ़ुज़ सही एराब के इस्तेमाल, सही हरूफ के इस्तेमाल, सही मखरज के इस्तेमाल से ही तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त होता है। अगर आपका एराब दुरुस्त होगा तब आपका तलफ़्फ़ुज़ भी दुरुस्त होगा, अगर आपका एराब गलत होता है तो वो तलफ़्फ़ुज़ भी गलत होगा। तो सही तलफ़्फ़ुज़ के लिए एराब का जानना बहुत ज़रूरी है। एराब क्या है? एराब जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं उर्दू की किताबों में, या जब उर्दू के अबजदी कायदे पढ़ते थे तो उसमें लिखा होता अलिफ से बढ़िया तक सारी चीज़ें पहले होती थी, अलिफ से बढ़िया तक, फिर अलिफ ज़बर आ, बे ज़बर बा, फिर बढ़िया तक सब पे ज़बर लगे होते थे। फिर तीसरा चैप्टर होता था जिसमें अलिफ ए, अलिफ ज़ेर ए, बे ज़ेर बे, ते ज़ेर ते, इस तरह बढ़िया तक ज़ेर लगे होते थे, वो चैप्टर पढ़ना होता था। फिर अगले चैप्टर में अलिफ पेश ओ, बे पेश बो, बढ़िया तक इस तरह से पेश लगे होते थे। फिर उसके बाद अगला होता था जज़म होता था जिसमें हरूफ को मिलाना होता था, कहाँ कहाँ पे जज़म लग सकते हैं। तो
इसी तरह से एराब सब शुरुआत से ही हम लोग पढ़ते आते हैं। एराब का मतलब ही होता है ज़बर, ज़ेर, पेश और जज़म। इन अलामतों को कहा जाता है जिनके ज़रिए हरूफ आपस में जुड़ते हैं। एराब के ज़रिए ही हरूफ आपस में जुड़ते हैं। बिना एराब के कोई भी हरूफ आपस में जुड़ नहीं सकता, उस पर कोई न कोई हरकत ज़रूर होगी। ये एराब उर्दू, फ़ारसी, अरबी तीनों ज़बानों में एक जैसे हैं। उर्दू में भी वही ज़ेर, ज़बर, पेश, जज़म और फ़ारसी में भी वही ज़ेर, ज़बर, पेश, जज़म और अरबी ज़बान में भी ज़ेर, ज़बर, पेश और जज़म होते हैं। तीनों ज़बानों में एराब का उसी तरह से इस्तेमाल होता है। अब एराब में हम जानते हैं कि ज़बर क्या है। ज़बर हमेशा जो है हरूफ के ऊपर लगता है और ज़ेर हरूफ के नीचे लगता है। पेश हरूफ के ऊपर लगता है लेकिन उसकी सूरत बदली हुई रहती है। जज़म भी हरूफ के ऊपर लगता है, उसकी भी सूरत अलग होती है। ज़बर किसे कहते हैं? और ज़बर, ज़ेर और पेश को मुतहर्रिक कहते हैं, जिसमें हरकत होती है। ये जिस भी लफ्ज़ पर, जिस भी हरूफ पे लग जाते हैं वहाँ पर हरकत पैदा करते हैं। ज़बर को फ़तह भी कहा जाता है और ज़बर को जानते हैं कि हमेशा ये हरूफ के ऊपर लगता है, इसीलिए इसको फ़तह कहा जाता है। जैसे अरशद, अरशद। यहाँ पर हम देखते हैं कि अलिफ और शीन पर ज़बर लगा हुआ है, इसीलिए अलिफ पे फ़तह है और शीन पे फ़तह है, तो ये अलिफ मफ्तूह हो जाएगा। और शीन, यहाँ पर अलिफ और शीन क्या है? मफ्तूह, इसे मफ्तूह कहा जाएगा। अब आते हैं ज़ेर पर। ज़ेर हमेशा हरूफ के नीचे लगते हैं, जिसे कसरा कहा जाता है। ज़ेर का दूसरा नाम कसरा भी है। और जिस लफ्ज़ पे लगते हैं, जैसे दिल के दाल के नीचे ज़ेर लगा हुआ है, इसीलिए दाल को यहाँ पे दाल मकसूरा कहेंगे। दाल मकसूरा, दाल मकसूरा यहाँ पर है। और पेश जो है वो हरूफ के ऊपर लगता है लेकिन उसकी सूरत बदली हुई रहती है, जैसे बुलबुल, बुलबुल। और पेश का दूसरा नाम ज़म है और जिस हरूफ पे ये लग जाता है वो हरूफ मज़मूम हो जाता है। जैसे यहाँ पर बे, दोनों बे पे पेश लगा हुआ है तो ये मज़मूम हो जाएगा, उस हरूफ को हम मज़मूम कहेंगे। अब चौथा आपका आता है जज़म। जज़म का दूसरा नाम सुकून है, यानी साकिन है। जहाँ पर ये दिखाई तो नहीं देता, उसकी कोई हरकत नहीं होती है, ये मुतहर्रिक अल्फाज के अंदर नहीं आते हैं, ये अलग होता है, बिल्कुल सुकून या साकिन होता है, लेकिन अपने पहले एराब का सहारा लेकर ये मतलब को पैदा करते हैं या मानी बनाते हैं। जैसे करम, करम, यहाँ पे जज़म लगा हुआ है। अगर मीम पे सिर्फ जज़म लगा दिया जाए तो इसके कोई मानी नहीं है, लेकिन जब ये अपनी पहले हरूफ के हरकत के साथ मिलकर आया है तो ये एक मानी पैदा कर लिया, इसीलिए जज़म को साकिन भी कहा जाता है, सुकून। इसी तरह से अब आते हैं हम, जैसे मद, तनवीन और तशदीद। मद हमेशा जो है, मद के मतलब होता है कि लंबा खींचना या दोगुनी आवाज़ देना। जिस अलिफ पर मद लगी होती है उसकी आवाज़ दुगनी हो जाती है, जैसे आग, जैसे आग, आम। और तनवीन उस हरूफ पे लगता है, अलिफ पर लगता है जहाँ पर नू की आवाज़ पैदा करनी हो लेकिन वहाँ पे नू लिखा ना जाए, जैसे फ़ौरन, फ़ौरन, मसलन। अलिफ और तनवीन
मद और तनवीन हमेशा अलिफ पे लगते हैं। और तशदीद का मतलब होता है किसी भी हरूफ को दोबारा पढ़ना। जैसे अम्मी, इसमें मीम को 2 बार पढ़ा गया है। पहली बार मीम को जब पढ़ा गया तो मीम साकिन थी, जैसे और दूसरी बार मुतहर्रिक हो गई, जिस एराब लग गया उसमें ज़ेर और वो क्या हो गई मुतहर्रिक, तो इसे तशदीद कहते हैं। तशदीद उसे कहते हैं जब किसी हरूफ को 2 बार पढ़ना होता है तो वहाँ पे तशदीद लगती है। और इन सब के ज़रिए जब हम अपने तलफ़्फ़ुज़ को दुरुस्त करेंगे, जब ज़बर ज़ेर पेश जज़म का सही इस्तेमाल हो और जब सही इस्तेमाल हो, हर्फ सही तरीके से जुड़ेंगे तो लिखने में भी और पढ़ने में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी और हमारे तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त होगा, हमारा एराब दुरुस्त होगा, सही अल्फाज की अदायगी हो सकेगी, सही तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी हो सकेगी। अगले क्लास में हम इसके आगे की चीज़ें बताएंगे और मकसूरा से लेके सारी चीज़ें। शुक्रिया।